हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज आपको पढ़ेंगे आप क्लास 12th में जीव विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर पढ़े तो उसमें से कुछ समझ में आया, पौधों के बारे में पढ़े थे। फिर अब अध्याय 2 में यानी कि चैप्टर 2 में पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्या पढ़ेंगे? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प एक आवृतबीजी पौधे का आकर्षक अंग होता है। जो पुष्प होता है वो क्या होता है? एक आवृतबीजी पौधों का आकर्षक अंग होता है। पुष्प से यानी कि पुष्प क्या होता है? पुष्प में बहुत सारे यानी कि मनुष्य भी उस पर संबंध रहते हैं, मनुष्यों से भी, और पुष्प का बहुत जगहों पे यानी कि कार्य भी उससे किया जाता है। और ये क्या होते हैं? पुष्प यानी कि आकर्षक लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए भी लगाए जाते हैं। तो देख लीजिए पहले इसके क्या क्या अंग होते हैं पुष्प के। पुष्प का अंग, पुष्प आवृतबीजी पादपों का एक प्रमुख अंग है। यानी कि आवृतबीजी पादपों का एक प्रमुख अंग है जो पुष्प है, जो विभिन्न रूपों, आकार, सुगंध, मधुर रस व रंगों के बने होते हैं। पुष्प क्या होते हैं? आकार, उनमें आकार भी होता है और उसमें सुगंध भी होता है और पुष्प में मधुर रस भी होता है। और ये रंगों यानी कि विभिन्न रंगों के भी बने होते हैं। जैसे पुष्प एक ही रंग के नहीं होते, बहुत सारे रंग के होते हैं। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध भी रहता है। जो पुष्प है इसके साथ मनुष्य का भी एक निकटतम संबंध भी होता है, जो कि ये पुष्प धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आभूषणात्मक, सौंदर्यात्मक तथा सजावट में इसका अत्यधिक महत्व भी होता है। यानी कि पुष्प का कहाँ कहाँ महत्व होता है? जैसे कि कोई धार्मिक कार्य हो रहे हैं, कोई सामाजिक कार्य हो रहे हैं, सांस्कृतिक में, फिर आभूषणात्मक बनाने में, सौंदर्य यानी कि सुंदर के रखने के लिए, सजावट यानी कि सजाने के लिए भी इसका क्या होता है? अधिक महत्व है। पुष्प मानव द्वारा खुशी, प्यार, उत्साह, शोक आदि भावनाओं को व्यक्त करने का प्रतीक है। पुष्प क्या है? यानी कि अगर कहीं शोक संदेह भी होता है, उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी पुष्प का प्रयोग किया जाता है। ये आवृतबीजी पौधों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का स्थान होता है। जो पुष्प है ये आवृतबीजी पौधों में इसका लैंगिक प्रजनन का स्थान होता है। यानी कि इसमें आवृतबीजी में क्या आते हैं? लैंगिक जनन होता है तो स्थान होता है। पुष्प में उपस्थित बाह्य दल व दलपुंज सहायक अंग होते हैं। पुष्प में बाह्य दल और दलपुंज तथा पुमंग, जयांग ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन उसमें जो बाह्य दल और दलपुंज होते हैं वो पुष्प का एक सहायक अंग है तथा पुमंग एवं जयांग लैंगिक प्रजनन में सहायक अंग होते हैं। लेकिन पुमंग और जो जयांग होते हैं वो लैंगिक प्रजनन यानी कि लैंगिक जनन करने में ये सहायता करते हैं। जैसे कि आप पहले देखेंगे पुष्प का फिगर आपने बनाएंगे। पुष्प के बारे में आप पहले समझ लीजिए क्या होता है, ठीक है? तो आपने इतना तो पढ़ ही लिया कि पुष्प यानी कि इसके आकर्षक अंग क्या होते हैं और पुष्प का कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, पुष्प कैसे और किस तरह से उपयोग में आते हैं, किसके लिए नहीं आते हैं। इतना आपको आया समझ में? अब देखते हैं अब पुष्प की एक क्या है? अनप्रस्थ काट है। पुष्प की जो अनप्रस्थ काट है, पुष्प में देखिए पहले फिगर में ये बना है, ठीक है? तो इसमें पहले जो है ये इधर से फिर इधर से गया हुआ भाग है, ठीक है? तो पुष्प का क्या है? पुष्प आप देख रहे हैं, पुष्प का ये भाग आपने देखे, पुष्प का ये भाग आपने देख रहे होंगे। ये क्या होता है? ये पुष्प का बाह्य दल होता है। क्या होता है? पुष्प का बाह्य
बाह्य दल होता है। पुष्प का बाह्य दल हुआ। आपको समझ में आया? पुष्प बना हुआ है, पुष्प का ये भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल कहलाता है, यानी कि बाहर का भाग होता है, जो ये ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर का होता है। पुष्प का फिर क्या होता है, यानी कि ये भाग क्या कहलाता है? आपने देखे होंगे। पुष्प का ये भाग क्या कहलाता है? दल पुंज। क्या कहलाता है? दल पुंज। आप देखते हैं ये भाग है कि नहीं है? ये क्या है? दल पुंज है पुष्प का, यानी कि भाग जो है बाहरी भाग वो क्या होता है? बाह्य दल। और जो वो क्या होता है, उसमें रंग यानी कि रंग भरे होते हैं, रंग होते हैं, जैसे कि एक ही कलर के पुष्प नहीं होते हैं। आप देखेंगे यानी कि ग्रीन कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर के, बहुत सारे कलर यानी कि कई कलर के होते हैं जो इसके ऊपर पाए जाए तो वो क्या होते हैं? कलर हो उसमें, वो दल पुंज होते हैं, क्योंकि उसमें दल भरे रहते हैं। और बाह्य दल और दल पुंज दो समझ में आए आपके? अब आपका बना होगा, क्या बनाए थे? आपने यही चीज़ों को बनाए थे, ठीक है? ये चीज़ें आपकी बनी हुई थी। ये आपका क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ये आपका भाग क्या हुआ? वर्तिकाग्र हुआ। वर्तिकाग्र आपने देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और वर्तिकाग्र के ठीक थोड़ा सा नीचे क्या होता है? वर्तिका होता है। क्या होता है? वर्तिका। वर्तिका। अब जब ये भाग क्या होते हैं, यानी कि वर्तिका के फिर बीच में स्थित होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? बीजांड। क्या होते हैं? बीजांड, यानी कि बीज होते हैं। और कुछ ऐसी क्या होती हैं, यानी कि शाखाएं पुष्प की जो किनारे किनारे की तरफ यानी कि ये लाइनिंग होती हैं, ये क्या कहलाते हैं? पूतंतु। यानी कि ये पतली सी होती है जो धागे नुमा दिखाई पड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। और आपका फिर देखेंगे कुछ कलियां भी उसमें से निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? कुछ कलियां भी निकली होती हैं। ये कलियां, इसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। परागकोश आप देख रहे हैं क्या है? परागकोश है कि नहीं है? यानी कि परागकोश और पूतंतु, ये पूतंतु को फिलामेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। जैसे ये आया तो ये जो पतले धागे नुमा संरचना होती है उसे पूतंतु कहते हैं। और फिर जो क्या होती हैं, कलियां होती हैं, उसे परागकोश कहते हैं। अब दोनों क्या होते हैं? जब परागकोश क्या होता है? मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने के बाद ये फिर क्या करता है? नए पुंकेसर यानी नए पुष्प का आकार बना लेता है। फिर वो आकार जब बन जाता है, फिर वही पुष्प जब इस पे यानी कि इस पे गिर जाता है नीचे की तरफ, तो वो फिर क्या होता है? यानी कि ज़मीन में गिरे या उसके पेड़ के पास ही गिरे, तो वो फिर एक बीज जो होता है वो फिर नए पौधे का क्या देता है? यानी कि जन्म दे देता है। इतना आया समझ में? अगर नहीं आया तो फिर एक बार देख लेते हैं। जैसे पुष्प आपको समझना है, क्योंकि ये यानी कि चैप्टर का इम्पॉर्टेंट है। ये पहले आप किसके बारे में? पुष्प के बारे में ही समझेंगे। पुष्प के बारे में समझ में आ गया तो आपके सारे थ्योरी जितनी है उतनी भी समझ में आएंगी। तो देखेंगे पुष्प आपने बनाया, ठीक है? पुष्प आपका बन गया। अब आपका पुष्प में पहले क्या निकलता है? बाह्य दल निकलता है। क्या निकलता है? बाह्य दल निकलता है। बाह्य दल यानी कि जो बाह्य ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का? ग्रीन कलर यानी हरे कलर का होता है। आप देखेंगे तो वो क्या होता है? जो स्टार्टिंग में निकलता है फिर वो बाह्य दल होता है, यानी कि बाहर भाग जो होता है वो ग्रीन कलर यानी हरे कलर का होता है। फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं उसमें से यानी कि कलर या कलरफुल जब निकलना हो, स्टार्टिंग हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं, तो अगर वो चाहे यानी कि
येलो कलर के, चाहे रेड कलर के, चाहे पिंक कलर के, फिर दिखाई जिस कलर का पुष्प होगा दिखाई देगा तो वो क्या होता है, दल पुंज होता है। क्या होता है, दल पुंज। फिर जो एकदम लास्ट में यानी कि सबसे ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है, वर्तिकाग्र होती है। क्या होती है, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे के भाग क्या होते हैं, वर्तिका होते हैं। फिर उसी पुष्प की शाखाओं में कुछ क्या होती हैं, कुछ ऐसी कलियां भी निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं, कली। इसको क्या कहते हैं, कली कहते हैं। ये भी क्या होता है, कुछ टाइम बाद यानी कि मेच्योर होकर क्या होते हैं, मेच्योर होके फिर ये क्या होता है, परागकोश। इसे क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। ये फिर पूतंत्र से जुड़ा होता है और परागकोश से। फिर ये एक पुंकेसर यानी एक पुंकेसर एक पुष्प का निर्माण करता है। पुष्प में क्या होते हैं, बीजांड यानी कि जो बीज का भाग होता है वो बीजांड होता है। फिर उसके बाद जो भाग यानी कि पुष्प का उपयोग यानी कि पुष्प वो देता है। पुष्प जब खिलता है आप देखेंगे, चाहे आप गुड़हल का ले लेते हैं, गुड़हल का पुष्प ले लीजिए, आप देखेंगे, या फिर किसी बैगन टमाटर ये सब किसी चीज़ को आप देख ले, आप उपयोग कर सकते हैं कि देखेंगे जब वो पहले निकलता है उसको दल बाह्य दल होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर यानी कि हरे कलर का होता है। तो वो जब इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं तो वो क्या होता है, बाह्य दल होता है। क्या होता है, बाह्य दल होता है। फिर कुछ टाइम बाद कुछ फूलों में और कुछ सब्जियों जैसे कि आते हैं अनेक चीज़ें, बैगन हुए, मिर्च हुए, टमाटर हुए, ये सब में कुछ क्या होते हैं यानी उसके साथ बाह्य दल के साथ ही तोड़ लिए जाते हैं यानी कि गिर जाते हैं। और कुछ क्या होते हैं, बाह्य दल जो होता है वो यानी कि पौधों में रह जाता है और उसमें से जो पुष्प होता है वो नीचे गिर जाता है। तो आपने आपको एग्जाम्पल दे दिए, जैसे कि ले लेते हैं आप गुड़हल का फूल ले लेते हैं। गुड़हल के फूल अगर आप देखते हैं खिला हुआ है, आप मत तोड़े, अगर वो सूख के गिरता है तो कुछ में क्या होते हैं, वो जो पुष्प होता है, ये जो पुष्प होता है ये पुष्प क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, और बाह्य दल अलग हो जाता है। क्या होता है, बाह्य दल अलग हो जाता है। और कुछ जैसे कि टमाटर हुए, कुछ फूलों में फिर उसी में अगर तोड़ा जाता है तो बाह्य दल और जो दलपुंज है दोनों साथ में टूट जाते हैं और कुछ गिर जाते हैं। अगर आप सब्जियों में जैसे बैगन, टमाटर, मिर्चा आदि में अगर आपने देखते हैं तो देखेंगे कभी कभी क्या होते हैं, आपने टमाटर को क्या किया, तोड़ लिया। क्या किया, टमाटर को तोड़ लिया, उसमें ये टमाटर था, टमाटर को तोड़ लिए और उसमें ये क्या हुए, जो बाह्य दल रहते हैं वो शेष रह जाते हैं। बच जाते हैं कि नहीं बच जाते हैं, इतना आया समझ में। फिर देखेंगे यानी कि जो कंप्लीट यानी कि पूरा फूल या पूरा फूल होता है उसके मुख्य कितने यानी कि 4 भाग यानी कि 4 चक्र होते हैं। जो कंप्लीट फ्लावर होता है, कंप्लीट फ्लावर में मुख्य रूप से 4 चक्र होते हैं। आपको बताए भी थे, क्या क्या बताए थे आपने, पुष्प में देखा भी है कि लिखा था बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। तो आपने उधर समझ लिए पुष्प के बारे में। तो बाह्य दल पुंज, जो बाह्य दल पुंज होता है वो पुष्प का क्या होता है, प्रथम चक्र होता है। ठीक है, बाह्य दल पुंज जो होता है वो पुष्प का प्रथम चक्र होता है। इसमें अनेक बाह्य दल पाए जाते हैं। जो प्रथम चक्र होता है उसमें अनेक बाह्य दल पाए जाते हैं यानी कि भरे रहते हैं। फिर क्या होता है, दल पुंज। क्या होता है, दल पुंज। दल पुंज क्या होता है आपको बताए भी थे, यानी कि जो कलरफुल होता है, कलर रहे जैसे कि वो ग्रीन कलर रहे, येलो कलर रहे, आपको बताए ना कि कोई भी कलर का पुष्प हो उसे क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। दल पुंज यह पुष्प का क्या होता है,
पुष्प में दूसरा चक्र होता है। जो दलपुंज होता है वो पुष्प का क्या होता है, दूसरा चक्र होता है। इसमें अनेक दल पाए जाते हैं, यानी कि दलपुंज में क्या होते हैं, अनेक दल पाए जाते हैं। पुमंग, यह तीसरा चक्र, ये पुष्प का जो पुमंग होता है वो तीसरा चक्र होता है। इसमें पुंकेसर होते हैं और यह नर जनन अंग होता है, यानी कि ये जनन की क्रिया करने में, जैसे कि लैंगिक जनन, क्या होते हैं, अंग होते हैं। जयांग, जयांग क्या होता है, यह चौथा, यानी कि पुष्प का यह चौथा चक्र होता है। जो पुष्प होता है उसका ये चौथा चक्र होता है और इस चक्र में एक या एक से अधिक क्या होते हैं, अंडक होते हैं। जो पुष्प का चौथा चक्र होता है उसमें एक या एक से अधिक अंडक होता है। जैसे देखते हैं आप, क्या होते हैं, पहले नर जननांग को लेते हैं। नर जननांग क्या होता है, एक नर जननांग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, यानी कि जो एक नर जननांग होता है उसमें एक से अधिक पुंकेसर होते हैं और यह आवृतबीजी पौधों में नर जननांग होते हैं, यानी कि जो आवृतबीजी पौधा होता है उसमें ये नर जननांग होते हैं। जैसे कि आवृतबीजी लैंगिक जनन में इसमें परागकण उत्पन्न होते हैं और जो नर जननांग होते हैं उसमें क्या होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं। साधारणतया प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला भाग तंतु होते हैं। एक लंबा पतला भाग क्या होते हैं, तंतु होते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि क्या होते हैं, तंतु का मतलब ये लंबे पतले क्या होते हैं, भाग होते हैं। इस लंबे पतले भाग को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। आया समझ में। अभी आगे आपका पुष्प बना हुआ आप देख लेंगे। फिर इसमें जो फिर क्या होते हैं, लंबे पतले भाग तंतु होते हैं, ये परागकोश में प्रायः उपस्थित होते हैं। जो परागकोश होता है उसमें क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, जो एक महीन संयोजी द्वारा जुड़ी रहती है। और ये क्या होती है, ये महीन संयोजी द्वारा क्या है, जुड़ी हुई है। प्रत्येक परागकोश में प्रायः 2 कक्ष होते हैं। प्रत्येक परागकोश में प्रायः कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष हुए, एक कक्ष और ये दूसरा कक्ष हुए, जिन्हें परागपुट कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, परागपुट भी कह सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं और लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण भरे होते हैं। क्योंकि इस परागकण का निर्माण मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। जो यानी कि मात्र कोशिका में ये क्या होती हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती हैं। 4 लघु बीजाणुधानियाँ आप यहाँ समझ सकते हैं। आपका ये क्या बना है, पुष्प बना हुआ है, ठीक है, पुष्प आपका बना हुआ है, देख लीजिएगा। ये क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। ये क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। और इस लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं, यानी कि 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, यह निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी में 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इसे लघु बीजाणु क्या होते हैं, लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है इसे लघु बीजाणु जनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनक भी कहते हैं। अब ये क्या होते हैं, दोनों फिर क्या होते हैं, लघु बीजाणु जनक फिर क्या होते हैं, अतः ये आगुणित होते हैं। जो ये लघु बीजाणुधानी में उपस्थित होते हैं ये आगुणित होते हैं और परागकोश के परिपक्व होने पर प्रत्येक कक्ष में स्थित दो माइक्रोस्पोरेंजिया के मध्य बाध्य ऊतक नष्ट हो जाता है। यानी कि जो ये प्रत्येक कक्ष में ये क्या है, कक्ष माना गया है। इस कक्ष में जो उपस्थित हैं ये कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के मध्य, यानी कि जब बीच में हो जाते हैं
तो ये बाध्य ऊतक जो होता है ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और जिससे परागकोश के प्रत्येक कक्ष में केवल एक प्रकोष्ठ बन जाता है। जैसे कि अगर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैच्योर होकर फिर ये क्या होती हैं, अगर नष्ट हो जाती हैं तो केवल कितने कक्ष बचे, प्रत्येक कक्ष में केवल क्या बचेगा, एक प्रकोष्ठ। अगर नष्ट होने के बाद देखा जाएगा तो केवल एक प्रकोष्ठ ये बच जाएगा। ठीक, आया समझ में।